मैं तेनू फिर मिलांगी, कित्थे किस तरह पता नहीं। शायद तेरे तक ख्याल दी चिंगारी बन के तेरे कैनवास ते उतरांगी, जा खोरे तेरे कैनवास दे उत्ते एक रहस्यमयी लकीर बन के खामोश तेनू तकदी रवांगी, खामोश तेनू तकदी रवांगी, खामोश तेनू तकदी रवांगी। आपको पसंद है ना ये कविता? खैर होगी क्यों नहीं, आपके साहिर की माशूका ने जो लिखी है। दरवाजे पर तभी जोर जोर से खटखटाने की आवाज आती है। रागिनी अपनी आंखें धीरे से ऊपर करके देखती है। फिर से गेट खटखटाने की आवाज आती है। सामने एक जवान लड़का खड़ा है और उसके कंधे हल्के हल्के भीगे हैं और उसके बाल और उसका मुंह भी भीगा है। रागिनी? रागिनी कुछ देर तक उसे देखकर पहचानने की कोशिश करती है। जी? जी मैं समीर। रागिनी कल्पना रहित नजरों से उसकी ओर देखती रहती है। माफ कीजिएगा, मैं पहचान नहीं पा रही। मैं राघव का दोस्त था हूँ। रागिनी एक अजीब खलल से उसकी ओर देखती रहती है। राघव के दोस्त? जी हम दोनों साथ काम किया करते थे। काम दिल्ली में? जी उसने कभी बताया नहीं मेरे बारे में। नहीं, कभी ऐसा कोई जिक्र तो नहीं किया आपके बारे में। तो आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानती? जी नहीं। लेकिन मुझे तो सब पता है आपके बारे में। जी? राघव वो बहुत बातें किया करता था आपके बारे में। ओह। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा कि आपसे मिलता चलूं, लेकिन वो रास्ते में आते आते मेरी गाड़ी खराब हो गई और थोड़ी बारिश भी हो रही थी। आप रुकिए, मैं तौलिया लेकर आती हूँ। शुक्रिया। आप अकेले ही आए हैं? जी कुछ काम से आया था यहीं पास में। आपकी गाड़ी कहाँ है? जी यहीं पास में है। धक्के मारकर गांव में तो ले आया, लेकिन बारिश तेज हो गई अचानक, तो इसलिए वहीं छोड़ के आना पड़ा। अच्छा। समीर तौलिया वापस रागिनी को देता है। धन्यवाद। यहाँ आसपास कोई होटल वगैरह है एक रात रुकने के लिए? यहाँ गांव में तो कोई नहीं है। अच्छा चलिए कोई नहीं, मैं देखता हूँ कि क्या हो सकता है। अब आप अंदर आ सकते हैं। नहीं कोई नहीं, बेफिजूल में आपको तकलीफ होगी। इतनी रात को कहाँ जाएंगे? कोई नहीं, मेरी गाड़ी है तो कुछ देर के लिए उसी में लेट जाऊंगा। वैसे भी एक ही रात की बात है। आप यहाँ रुक सकते हैं। आप राघव के दोस्त हैं और पहली बार घर आए हैं, और अगर ऐसे परेशान होकर लौट गए तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। समीर चुपचाप रागिनी की ओर देखता रहता है। आप चिंता मत कीजिए, वैसे भी एक ही रात की तो बात है। अंदर एक सोफा और उसके बगल में एक रॉकिंग चेयर रखी थी। समीर अंदर आता है और आकर सोफे पर बैठ जाता है। अगर भूख लगी हो तो खाने के लिए कुछ ले आऊं आपके लिए? जी नहीं बस शुक्रिया, मैंने रास्ते में ही खाना खा लिया था। अच्छा। समीर इधर उधर देखने लगता है। उसे दीवार पर राघव और रागिनी की शादी की तस्वीर दिखती है। तस्वीर में राघव के चाचा चाची और भाई होते हैं और एक तरफ रागिनी के मम्मी पापा होते हैं। राघव और रागिनी दूल्हा दुल्हन के कपड़ों में स्टेज पर बैठे हैं और उनके परिवार वाले उनके आसपास खड़े हैं। सभी मुस्कुरा रहे हैं। बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? जी पूछिए। तस्वीर में राघव भाई के मम्मी पापा और उनका छोटा भाई तीनों हैं, पर आपके साथ सिर्फ आपके मम्मी पापा ही खड़े हैं। आपकी एक जुड़वा बहन भी तो है ना शायद? जी हाँ, रसिका। वो असल में उस वक्त बाहर गई थी पढ़ने, तो इसीलिए नहीं आ पाई। वैसे आपको वाकई में बहुत कुछ पता है मेरे बारे में। मेरे भाई जैसे थे राघव, कुछ भी हो तो सबसे पहले मुझे ही बताते थे। आपका जन्मदिन, आपकी सालगिरह पर आपको क्या देने वाले हैं, सब कुछ। आपकी आदतें, आप दोनों की नोक-झोंक, सब कुछ। रागिनी की आंखों को समीर की बातों ने मानो एक उदासी की वजह दे दी हो।
माफ कीजिएगा, मैं बोलता ही चला गया। कोई बात नहीं, आप अभी यहीं लेट सकते हैं। मैं अंदर वाले कमरे में हूँ, अगर कुछ जरूरत हो तो बता दीजिएगा। जी जी जी। वहां मत लेटना। समीर एकदम से रागिनी की ओर देखता है। जी? लेफ्ट वाले गद्दे पर लेटना, राइट साइड उनकी है, उनको दूसरी तरफ नींद नहीं आएगी। समीर पथराई आंखों से रागिनी की ओर देखता रहता है। रागिनी अंदर चली जाती है। सुबह होते ही समीर की आंख खुलती है। पूरे घर में एक मन को व्याकुल कर देने वाला सन्नाटा छाया हुआ था। समीर उठकर इधर उधर देखता है। 8 बज गए। उसके गले में मंगलसूत्र है और उसकी मांग में सिंदूर है। उसके हाथ में कुछ नहीं है। समीर चुपचाप उसे देखता रहा। अरे, आप उठ गए? जी। आप मुंह हाथ धो लीजिए, मैं आपके लिए कुछ खाने को बना देती हूँ। जी नहीं धन्यवाद, मैं पहले एक बार मैकेनिक को ले आता हूँ गाड़ी ठीक करने के लिए। कोई नहीं, आप पहले कुछ खा लीजिए, फिर चले जाइएगा। ठीक है। शुक्रिया। आप राघव के डिपार्टमेंट में ही काम करते हैं? जी, मैं भी आईटी डिपार्टमेंट में ही था। अच्छा, तो राघव आपको सब बताते थे? हाँ, असल में मेरे दोस्त क्या, मेरे भाई ही थे। कभी भी मुझे जरूरत पड़ती तो हमेशा उनकी तरफ ही भागता था। ऑफिस में सबके पसंदीदा। मदद करना तो हमेशा में उनके स्वभाव में था ही। आपने आज कृष्ण वंदना नहीं की? क्या? कृष्ण वंदना। राघव भाई बताते थे कि आप रोज सुबह 5 बजे उठकर कृष्ण वंदना करती थी, जो कि उन्हें बहुत पसंद थी। रागिनी कुछ हिचकिचा सी जाती है। नहीं, वो अब मन नहीं करता। आपको और कुछ चाहिए तो बता दीजिएगा, मैं अंदर जा रही हूँ। वो कमरे की थोड़ी सफाई करनी है। ठीक है, मैं एक बार फिर वो मैकेनिक को ले आता हूँ। ठीक है, ये कहकर रागिनी वहां से चली जाती है। रागिनी को देखकर समीर के मन में एक बेचैनी फैल गई थी। समीर अपनी गाड़ी ठीक कराने के लिए मैकेनिक को गांव के बाहर लेकर आता है। देखिए जी, फ्यूल पंप की दिक्कत है। पूरा फ्यूल टैंक जो है ना बाहर निकालना पड़ेगा। तो यहीं पे ही तो करोगे? अरे यहाँ नहीं होगा, दुकान पे लेके जाना पड़ेगा इसे। 2 दिन तो कम से कम लगेंगे इसे ठीक होने में। 2 दिन? हाँ जी। अरे यार, 2 दिन तक कैसे काम चलेगा? समीर वापस घर आता है। रागिनी रॉकिंग चेयर पर बैठकर एक किताब पढ़ रही होती है। समीर ये देखकर एकदम से कुछ विचलित हो जाता है। आप किताब पढ़ रही हैं? जी, पर आप इस बात से इतने अचंभित क्यों हैं? मैं तो हमेशा से किताब पढ़ना पसंद करती हूँ। समीर के मन में असमंजस और बेचैनी अब धीरे धीरे और बढ़ती जा रही थी। हमेशा से? गाड़ी ठीक हो गई? नहीं, वो कह रहे हैं कि अभी 2 दिन लगेंगे, पर मैंने यहीं पास में एक होटल देखा था, तो मैं फिलहाल 2 दिनों के लिए वहीं रह लूंगा। अरे नहीं, आप यहीं रुक जाइए 2 दिनों के लिए। जब इतने अच्छे दोस्त का घर है तो बाहर क्यों रहना? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वैसे एक बात पूछ सकता हूँ? जी? ये किताबें पढ़ने का शौक आपको कब से था? हमेशा से ही। और हमेशा से ही कविताओं की किताबों का? हाँ, कविताओं में सुकून मिलता है। क्यों? कविताएं जिंदगी की तरह बिखरी हुई नहीं होती। जिंदगी में अगर दुख है तो दुख है, पीड़ा है तो पीड़ा है, पर कविताएं प्रतीक में, कविताओं की हर परत में, कविताओं की हर तुकबंदी में एक सुकून है, एक सुंदरता है। कविता का प्रसंग भले ही कितना गमगीन हो, कितना शोकमय हो, पर सब उस शोक पर तुकांत की और प्रतीकवाद की परतें चढ़ती हैं तो वो गम को खूबसूरती में बदल देती हैं, पाप में भी एक चमक भर देती हैं।
गलत का मंजर भी दर्शनीय कर देती हैं, किसी के घिनौने कर्मों में भी सुंदरता भर देती हैं। पर यह तो किसी को भ्रमित करना हुआ, किसी के सही गलत के आकलन पर पर्दा डाल देना हुआ। सही गलत क्या है समीर? सिर्फ इंसान के मन में पाले हुए वहम। किसी का सही किसी के लिए गलत हो सकता है, और गलत, हर गलत की अपनी वजह है। हर गलत में करने वाले की खुशी छिपी है, जो कि उसे उसकी नजरों में सही बनाती है, और वही खुशी उसे औरों की नजरों में गलत बनाती है। मन का खिलौना है सही और गलत। समीर के मन में अब एक तूफान उठ चुका था। क्या हुआ? समीर अपने अंतर मन से एकदम से होश में आता है। नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, आप तो अब भी ये मंगलसूत्र पहनती हैं। क्यों नहीं पहनूंगी, उनकी निशानी है। रागिनी बेड की तरफ नजरें मोड़ती है। ये पहनती हूँ तो ऐसा लगता है राघव मेरे पास ही है। रागिनी कुछ देर बिस्तर की तरफ ही झांकती रहती है। क्यों, हो ना तुम मेरे पास? समीर के शरीर का हर एक कण ये देखकर एकदम से तिलमिला उठता है। वैसे मैंने सुना था कि यहाँ राघव जी के चाचा चाची भी रहते हैं। जी, यहीं पास में रहते हैं। आप मिलके आना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल। उनके माँ बाप के गुजरने के बाद तो दोनों भाइयों के लिए वो माँ बाप के समान ही थे। हाँ। राघव के छोटे भाई राजीव, वो तो शायद कनाडा में रहते हैं ना? हाँ, चलिए फिर, अभी तो सभी घर पर ही होंगे। रागिनी समीर को उनसे मिलाने ले चल पड़ती है। उनके खानदान में कौन कौन है वैसे? बस उनके चाचा चाची हैं और एक बेटी। अच्छा, वैसे यहाँ उनकी कोई बड़ी फेवरेट जगह भी होती थी जहाँ वो हमेशा आपको लेकर जाना पसंद करते थे। रागिनी की आंखों में एकदम से अनजाना सा एक रिक्त भाव आ जाता है। क्या हुआ? नहीं, बस वो, अब मैं वहां जाना पसंद नहीं करती। अच्छा, पर ऐसी कौन सी जगह थी वो? रागिनी के कदम अचानक तेजी से बढ़ने लगते हैं। आप माफ कीजिएगा अगर कुछ गलत पूछ लिया तो। नहीं, बस हम थोड़ा जल्दी ही पहुंच जाएं तो बेहतर होगा। समीर के दिल की धड़कनें रागिनी के तेज कदमों के साथ तेज होती जा रही थीं। दोनों राघव के चाचा चाची के घर पहुंचते हैं। गेट पर एक बुजुर्ग से आदमी चश्मा पहने खड़े थे। नमस्ते चाचा जी। रागिनी उनके पैर छूती है। अरे मेरी बच्ची, अरे भगवान तुम्हें सारी खुशियां दे। अरे अरे आओ आओ, अंदर आओ बेटा, अंदर आओ। चाचा जी, ये राघव के दोस्त हैं, मुझसे मिलने आए थे और आपके बारे में पूछ रहे थे तो सोचा मिलवा लूं। नमस्ते चाचा जी। अरे नमस्ते बेटा, नमस्ते। कैसे हो बेटा? जी एकदम ठीक। अरे आओ आओ, अंदर आओ। अरे बेटा रागिनी, आओ आओ। नमस्ते चाची, कैसी हो? अरे एकदम ठीक बिटिया, और तुम्हें देखकर और खुश। ये राघव के दोस्त हैं। नमस्कार चाची। अरे नमस्ते बेटा, आओ बैठो। इन सारे मिलाप के बीच आशा चुपचाप खड़ी सिर्फ रागिनी को संदेह की निगाहों से घूर रही होती है, जिसे समीर देख लेता है। आशा, तुम भी बैठो और बताओ तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? ठीक चल रही है भाभी। सभी एक दूसरे से बातें करने लगते हैं, लेकिन इस पूरे वार्तालाप में आशा चुप रहती है और रागिनी की ओर देखती रहती है। जैसे ही रागिनी उसकी ओर देखती है तो वो अपनी पलकें तुरंत नीचे झुका लेती है। चलिए चाची जी, अब हम चलते हैं। अरे बैठो ना बेटी, इतने दिनों बाद तो आई हो। बस चाची, फिर कभी आराम से आऊंगी। अभी शाम भी हो रही है तो खाने की तैयारी करनी है। अच्छा चलो ठीक है। रागिनी आप चलो, मैं थोड़ी देर और बैठ के आता हूँ। और आशा से तो बात ही नहीं हुई मेरी बिल्कुल। ठीक है, आ जाना। रागिनी चली जाती है। बैठो बेटा, कुछ खाने के लिए ले आऊं बेटा? नहीं चाची, बस ठीक है। वैसे तुमने बेटा बहुत ठीक किया कि आ गए, नहीं तो ये बेचारी तो रोज बिल्कुल अकेली ही पड़ी रहती है। तुम ही देखो कैसे पति के गुजरने के बाद भी गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर भरे रहती है। मुझे तो डर लगता है कहीं पागल ना हो जाए। आप चिंता ना करो चाची, सब ठीक हो जाएगा।
हमें तो उसका शरीर भी देखने को ना मिला। आखिरी बार ऑफिस में ही हार्ट अटैक आया और वहीं उसका अंतिम संस्कार कर दिया मेरे बच्चे का। हमें तो पता भी ना लग पाया। समीर पर मानो बिजली गिर जाती है। ऑफिस? हाँ, ऑफिस में ही तो दिल का दौरा आया उसे। तुझे नहीं पता था? समीर को लगा मानो किसी ने उसके पांव तले जमीन खींच ली हो। चलो, मैं और तुम्हारे चाचा तब तक मंदिर हो आते हैं, तब तक तुम अपनी बहन से बात कर लो। जी। चाचा चाची दोनों मंदिर चले जाते हैं। आशा भी चुपचाप बैठी है। आशा? त्रास नहीं, मानो आशा की हर नस को जकड़ लिया हो। आशा, बस एक बार मेरी तरफ देखो, बस एक बार प्लीज। आशा लार का एक घूंट भर अपनी चिंतनशील आंखों से समीर की ओर देखती है। आशा, मैं जब से यहां पर आया हूं, जब से रागिनी से मिला हूं, पता नहीं किन किन अजीब भावों से घिरा जा रहा हूं। और मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि मेरे सवालों का जवाब सिर्फ तुम्हारे पास है। आशा की आंखें अब उसके मन की तड़प और बेचैनी साफ साफ झलकाने लगती हैं। आशा, मैं जानता हूं कि तुम्हें कोई बात अंदर ही अंदर खाई जा रही है, तुम्हें डरा रही है। सबकी बातों में तुम्हारी चुप्पी मुझे साफ साफ सुनाई दी। तुम्हारी आंखें पूरे वक्त संदेह से उसे देखती रहीं और मेरी आंखें आकुलता से तुम्हें। अब आशा, डर मेरा भी अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि राघव की जब मौत हुई तो वो ऑफिस में नहीं, घर पर ही था। एक पल में आशा के चेहरे की लकीरों का मानो सारा रंग उड़ गया और अपनी भयभीत आंखों से समीर की ओर देखती रहती है। बताओ, देखो, जो कुछ भी है बताओ मुझे। वो नहीं है जो सबको बता रही है। मतलब? भैया आपसे भाभी के बारे में क्या कहते थे? उनकी बातें करते थे कि उन्हें क्या पसंद है क्या नहीं है, पर आशा की आंखें समीर के अंदर के तूफान को भड़कते देख रही थीं। पर जैसा उन्होंने बताया वैसा आपको उनमें कुछ नहीं दिखा, है ना? नहीं, पर वो खाली बिस्तर से बातें करती है। जिस जगह राघव सोता था वहां पर वो किसी को नहीं बैठने देती। मंगलसूत्र पहनती है, सिंदूर लगाती है। उनका इतना प्यार होने के बाद भी पता नहीं क्यों एक दुविधा मेरे मन को खाने लगती है जब भी मैं उन्हें देखता हूं। भैया हर हफ्ते घर आते थे और जब भी घर आते तो मेरे लिए चॉकलेट बिल्कुल याद करके लेकर आते थे। उन्हें देखे 3 हफ्ते हो गए थे। पर जब घर पहुंची तो वहां बिल्कुल अंधेरा था। मैं थोड़ा पास गई तो सिर्फ 2 आवाजें सुनी, एक भाभी की और एक जिसका लहजा तो उनके पति जैसा था, पर आवाज मेरे भैया जैसी नहीं थी। दोनों की धड़कनें बिल्कुल ठंडी थीं। ना होठों में कोई कंपन, ना आंखों में कोई तूफान। अगर था तो दोनों की अंतरात्मा एकदम सन्न। मंगलसूत्र, सिंदूर, बातें, इन सभी चीजों ने भी आपको वो दिखाया जो वो दिखाना चाहती है। क्या? प्यार। आशा चुपचाप अंदर चली जाती है और समीर कुछ देर सिर्फ वहां बैठा रह जाता है, मन में प्रश्नों का ज्वार लिए। जब घर आता है तो रागिनी रसोई में खाना बना रही थी। अरे, आप आ गए? जी। आप बैठ जाइए, खाना बस बनने वाला है। रागिनी, मैं 2 दिन से यहाँ पर हूँ, पर मैंने आपका घर तो अभी तक पूरा देखा ही नहीं। अरे, ये तो मैं भूल ही गई। कोई नहीं, आप देख लीजिए। रागिनी समीर को पूरा घर दिखाने लगती है। ये उनका कमरा था जहाँ वो बैठकर किताब पढ़ते थे। सिर्फ किताब पढ़ा करते थे और कुछ नहीं? रागिनी समीर की ओर देखती है। भाई ने एक फोटो फ्रेम बनवाया था आपकी और उनकी तस्वीर का, जिसमें आप दोनों उनके हिमाचल वाले फार्म हाउस पर बैठे हो। आपकी बहुत पसंदीदा जगह थी ना वो। आप हर महीने वहां जाते थे ना?
भैया के साथ पहाड़ों के बिल्कुल अंदर, सारी भीड़ से दूर। रागिनी बेजान नजरों से समीर की ओर देखती रही। आप हैं तो दोस्त, पर आपको फिर भी इतनी बातें पता है जो शायद किसी सगे को भी नहीं पता हो। समीर हल्की सी हंसी हंसता है। जैसा कि मैंने कहा, वो भाई थे मेरे। अब वैसे अगर एक ख्वाहिश रखूं तो मानेंगी मेरी? बताइए। मेरा बहुत दिनों से पनीर खाने का मन है, तो क्या आप बना सकती हैं? जी बिल्कुल बना सकती हूँ। आप खा लेती हैं वैसे पनीर? हाँ। हेलो। हेलो। जी, क्या मेरी बात रागिनी सिंह से हो रही है? जी। जी, मैं अनुज बात कर रहा हूँ, रेव टेक कंपनी से। आपके पति मिस्टर राघव सिंह हमारी कंपनी के आईटी डिपार्टमेंट में काम करते थे। अच्छा जी, नमस्कार। जी मैम, राघव जी की जो पेंडिंग सैलरी थी वो अप्रूव हो गई है, तो वो 2 से 3 दिन में आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी। और देरी के लिए माफी चाहते हैं, वो कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज में इतना वक्त लग गया। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। शुक्रिया की कोई बात नहीं है मैम, हमारा काम है। और बहुत दुख हुआ जब उनकी खबर आई। कोई एक ऐसा इंसान नहीं था पूरे ऑफिस में जिसने कभी राघव जी के लिए कुछ गलत कहा हो। सभी के फेवरेट। जी, वो तो उनके एक दोस्त हैं, उन्होंने हमें पहले ही कह दिया। अच्छा, किसने बताया? जी, समीर ने। समीर? जी, वो उन्हीं के डिपार्टमेंट में काम करते थे। आईटी डिपार्टमेंट? हाँ जी। पर इस नाम का तो कोई इंसान उस डिपार्टमेंट में है ही नहीं। ये सुनकर रागिनी का पूरा शरीर ठंडा पड़ जाता है, सिर से एड़ी तक सिर्फ कंपन। मैम, मैम। जी जी, माफ कीजिएगा, शायद मुझसे नाम कुछ गलती से गलत हो गया होगा। अच्छा ठीक है मैम। रागिनी फोन रख देती है और बिना एक आवाज के रसोई में चली जाती है। वहां से एक चाकू अपनी साड़ी में छुपा लाती है। समीर राघव और रागिनी की शादी की तस्वीर को गौर से देख रहा था। समीर के चेहरे पर पीली रोशनी फ्लिक कर रही थी। रागिनी आकर उसके पीछे खड़ी हो जाती है। आप कितने सालों से काम करते थे उनके साथ? यही कुछ 1 साल से। तो आपके अलावा और कोई दोस्त नहीं थे उनके? थे, कई थे। उनके नाम क्या थे? समीर एकदम से सुन्न पड़ जाता है। रागिनी तभी उसके गले पर आकर चाकू रख देती है। कौन हो तुम? समीर कंपन से भरी एक गहरी सांस भरता है। अरे, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाने आया, सिर्फ देखने आया था। क्या देखने आए थे? तुम्हें रागिनी। क्यों? कि तुम वापस यहाँ क्यों आ गई? क्या बोले जा रहे हो? तुम हो कौन और क्यों उनके दोस्त का नकाब पहने यहाँ आए हो? क्या चाहिए तुम्हें? नकाब? सिर्फ मैंने थोड़ी पहना है नकाब। आखिरी बार पूछ रही हूँ, कौन हो तुम? बताया तो था तुम्हें, वो भाई थे मेरे। तुमने सही कहा था कि मुझे इतनी बातें पता है जो किसी सगे को ना बताऊं, पर इस सगे भाई को जरूर पता थी। रागिनी के हाथ से चाकू छूट जाता है और वो पीछे हो जाती है। राजीव। रागिनी पहले तस्वीर में राघव के बगल में खड़े उसके भाई को देखती है और फिर समीर के असली रूप को। दोनों के भेस हूबहू एक जैसे। ये सब क्यों? ये नकाब क्यों? राजीव नजर झुका लेता है। नकाब? वही तो मैं भी देखने आया था भाभी। भाभी, मेरा भाई गया और मुझे सिर्फ खबरें आई, पहले चाचा से कि भाई गुजर गए, कभी हमारे फार्म हाउस के पास रहने वाले कुछ लोगों से कि भाई आपकी भाभी किसी के साथ यहां आई है। उन्हें लगा यहां कोई देखेगा नहीं, पर वो ये भूल गई कि वो फार्म हाउस मैंने और भैया ने मिलकर खरीदा था। कुछ पल का सन्नाटा। तुम्हें पता था? राजीव नजर उठाकर रागिनी की ओर देखता है। शक था, इसीलिए यहां आया।
गाड़ी खराब की, पर जब आपको देखा तो लगा कि नहीं, सब झूठ था। आपका मंगलसूत्र, आपका सिंदूर, आपका उनकी जगह किसी को ना बैठने देना, यह देखकर लगा कि नहीं, आप तो उनसे बहुत प्यार करती हैं, फिर आप उन्हें धोखा कैसे दे सकती हैं। पर जब आशा ने बताया कि उसने आपको किसी और के साथ देखा, तब यकीन हो गया। रागिनी सिर से पांव तक कांप रही होती है। तुम कांप क्यों रही हो? तुम्हें थोड़ी डरने की जरूरत है। तुम तो प्यार करती हो ना राघव से, रसिका। रागिनी को अचानक मानो किसी सांप ने डस लिया हो। उसके चेहरे का रंग मानो एकदम से फीका पड़ गया हो। क्या? प्यार भले ही कितना करती हो तुम राघव से रसिका, पर रागिनी नहीं बन सकती। मुझे कैसे पता? यही सोच रही हो ना? जिस रागिनी को किताबों का जरा भी शौक न था, उसने अचानक से अपनी बहन की तरह कविता पढ़ना शुरू कर दिया। शक तो मुझे तभी हो गया था जब तुमने कहा कि अब तुम्हारा कृष्ण वंदना करने का मन नहीं करता। और इतना तो मैं भी जानता हूं कि तुम्हारी बहन किसी की सगी हो ना हो, भगवान कृष्ण की जरूर है। और यकीन तब हुआ जब तुमने कहा कि तुम्हें पनीर से कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें इतना भी नहीं पता कि तुम्हारी जुड़वा बहन को दूध की किसी भी चीज से दिक्कत होती थी। मेरे सारे सवालों के जवाब तुम्हारे पास हैं रसिका। मुझे प्लीज बताओ कि क्या हुआ था मेरे भाई के साथ। और रागिनी, वो कहां है? क्या कहा आपने कि वो कृष्ण की सगी है? अरे मीरा ने पता नहीं कितने वर्षों तक कन्हैया का इंतजार किया और वो कुछ महीनों में ही बिखर गई। सबने ये देखा कि दोनों के नाम में राग है और बस कह दिया कि वाह कितनी सुंदर मैं जोड़ी है। पर लोग ये भूल गए कि राग को मधुर व उसका रस बनाता है। मोहब्बत सिर्फ मुझे थी राघव से, उसे सिर्फ दिल लगी थी। बचपन से यही तो हुआ है, जो भी मुझे पसंद आया उसे भी आया, लेकिन मिला सब कुछ उसे ही। तुम्हें पता है तुम्हारे भाई का सबसे पसंदीदा कवि कौन था? साहिर लुधियानवी। और मेरी अमृता प्रीतम। उन्हें तो पहले ही समझ जाना चाहिए था कि जिसे किताबों का ही शौक नहीं है, वो साहिर के मुरीद को कैसे प्यार कर सकती है। साहिर की कविताएं अमृता से ज्यादा अच्छी किसी ने नहीं समझी। वैसे ही राघव को मुझसे ज्यादा कोई प्यार करने लायक नहीं था। पर भाई के साथ हुआ क्या? रसिका आंसू से भरी नजरों से उसकी ओर देखती है। मैं आई थी उस रात माँ के कहने पर कि बहन है और अब तो 2 साल हो गए, तो जाकर एक बार तो बात कर ले। लेकिन जब आई तो रात को रागिनी और उसके साथ कोई अनजान इंसान था। दोनों के हाथ में कुछ काली थैलियां थीं और कुछ थैलियां एक सफेद गाड़ी की डिग्गी में थीं। राजीव बिखरकर जमीन पर बैठ गया। दोनों ने घर पर ताला लगाया और निकल गए उसकी पसंदीदा जगह, आपके फार्म हाउस। दोनों के चेहरे पर मुझे 2 दिन तक कोई शिकन नहीं दिखी। बेझिझक सबको बोल दिया कि उन्हें हार्ट अटैक आ गया। तो तुमने क्या किया? किताबों ने मुझे जीना सिखाया है राजीव, और जान लेना भी। बस 2 बोतल क्लोरोफॉर्म उनके कमरे में डाल दी और दोनों बेहोश, जो कि वो उससे पहले भी थे। मेरी बहन थी तो उसके साथ वो सलूक नहीं कर सकती थी जो उसने तुम्हारे भाई के साथ किया, तो उसे और उसकी मोहब्बत का पूरे रिवाज के साथ दाह संस्कार कर दिया। दोनों चुपचाप एक दूसरे को देखते रहते हैं और उनकी पलकों से आंसू भी चुपचाप उनके गालों पर उतरते रहते हैं। तो भाई अब भी वही है? नहीं,